हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में विधानसभा यानी मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, सिलेबस के अनुसार हम डिस्कस कर रहे हैं। एमपीपीएससी की यूनिट 5, इसके पहले संवैधानिक व्यवस्था डिस्कस कर लिए हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएं और पूरे लेक्चर देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश में विधानसभा, तो विधानसभा की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन मिलाकर 231 सदस्य हैं। 230 विधानसभा सीटें प्लस 1 एक एंग्लो इंडियन की सीटें हैं और एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये याद रखना है। एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। विधानसभा को अपना कार्य संचालन के लिए विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार होता है। तो देखो, विधानसभा को देखो नियम बनाने का अधिकार आपने पढ़ा होगा संसद को है, संसद को। लेकिन राज्य में जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल। तो नियम बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास होती है। तो वही बात लिखा हुआ है, विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष राज्य में मंत्री के बराबर वेतन एवं सुविधा का पात्र होता है। तो जो सत्ता के विरुद्ध का नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष, वो राज्य में मंत्री के बराबर वेतन और सुविधा का पात्र होता है, सुविधाओं का पात्र होता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सितंबर 1956 में विधानसभा भवन के लिए इमारतें मिंटो हॉल का चयन किया गया था। तो देखो, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तो विधानसभा भवन नहीं था। तो विधानसभा भवन के लिए भोपाल में एक मिंटो हॉल नाम की इमारत थी, उसका चयन किया गया था कि हम विधानसभा भवन यहाँ लगाएंगे। तो मिंटो हॉल का चयन किया गया था कब? दिसंबर 1956 में। तो मिंटो हॉल क्या था? तो मिंटो हॉल के बारे में जानते हैं। 12 नवंबर 1909 को, तो देखिए 12 नवंबर 1909 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो जब भोपाल आए थे तो उन्हें यहीं ठहराया गया था। इस इमारत का नामकरण लॉर्ड मिंटो हॉल के नाम पे कर दिया गया था। तो लॉर्ड मिंटो के नाम पर मिंटो हॉल नाम रखा गया था। और उसके बाद इस भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था। इसका नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। तो इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विधानसभा भवन कहाँ लगती है? मिंटो हॉल में लगती है। और मिंटो हॉल का नाम बदलकर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कर दिया गया है। इस भवन का डिजाइन किसने दिया था? चार्ल्स कोरिया नाम के वास्तुकार थे, उन्होंने इसका डिजाइन दिया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने दिया था। चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का डिजाइन भी दिया है फ्रेंड्स। जो भारत भवन भोपाल में है उसका डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया ने दिया है। तो ये याद रखना है, विधानसभा भवन और भारत भवन दोनों को डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। वृत्ताकार आकार से बने ये जो विधानसभा भवन है जो भोपाल में, ये वृत्ताकार आकार में यानी सर्कुलर है। आप देखना, मत देखा नहीं हूँ लेकिन आप देखना, ऐसे सर्कुलर है, बना हुआ है। और वृत्ताकार आकार में बने इस भवन का व्यास 140, जो डायमीटर है 140 मीटर है। इसके प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक विशाल पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे सामने में पेड़ भी लगे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जीवन वृक्ष नामक विशाल पेड़ रखे गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, जो यहाँ से मैंने बताया। मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कर दिया गया है, ये याद रखना है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की आकृति कैसी है? तो वृत्ताकार है, उसमें 6 सेक्टर है, उसमें कुल 6 सेक्टर में विभाजित किया गया है विधानसभा भवन को। अब बात करेंगे आगे, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के। तो 1956 में निर्वाचित राज्य की पहली विधानसभा सदस्य से लेकर 13वें विधानसभा सदस्य के अध्यक्ष रहे, जिसमें से प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। 1956 से 67 तक 3 बार अध्यक्ष रह चुके विधानसभा अध्यक्ष।
तथा प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विश्वनाथ तामस्कर, विश्वनाथ यादव तामस्कर इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में गोपाल भार्गव विपक्ष की नेता है। तो गोपाल भार्गव के बाद भी कमलनाथ बन गए हैं। तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में कमलनाथ जी, याद रखना है। संसदीय कार्य डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्य में स्वतंत्र रूप से संसदीय कार्य विभाग की स्थापना 1986 में की गई थी। विभाग विधेयक प्रगति पर निगरानी रखता है, विधानसभा सदस्यों की परमादात्री समिति गठित करता है। इस समय विभिन्न विभागों में संबंधित 38 समितियां हैं। तो इस समय 38 समितियां इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था इसका गठन? 1986 में। बात करेंगे संसदीय विद्यापीठ। संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति की जानकारी तथा प्रशिक्षण देने के लिए पंडित कुंजीलाल दुबे ने राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना 1998 में की गई थी, जिसके द्वारा निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखना है किसने किया था? पंडित कुंजीलाल दुबे ने 1998 में संसदीय विद्यापीठ की स्थापना। अगला देखते हैं, सत्रों का बुलाया जाना और सत्रवास। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, संविधान का एक अनुच्छेद है 174 के अनुसार, उसमें यहां लिख रखा है कि समय समय पर विधानमंडल के सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं, और सदन का सत्रवासन कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं, विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 174 के अनुसार जब समय समय पर बुला सकते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 175 और 176, संविधान में अनुच्छेद 175 और 176 में राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के लिए प्रावधान दिए गए हैं। यह एक अधिकार देने वाला प्रावधान है जिसमें यथा आवश्यक प्रयोग में लाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 176 आज्ञापक है, क्योंकि यह राज्यपाल को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, जैसे ही आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के पश्चात जब प्रथम सत्र प्रारंभ हो, और प्रथम सत्र जब प्रारंभ होगा और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है। तो ये अनुच्छेद के तहत प्रथम सत्र चालू होगा जब भी राज्यपाल अभिभाषण देगा, आम चुनाव के बाद जब नया सत्र चालू होगा जब भी, और जब नया वर्ष चालू होगा उसके बाद जब प्रथम सत्र लगेगा जब भी राज्यपाल अभिभाषण करता है। अब बात करेंगे अध्यादेश की। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से अध्यादेश ही है। तो अध्यादेश एक कानून होता है, अस्थायी कानून। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, उस समय को छोड़ना है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जो उन्हें परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। यह बात याद रखना है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अगर विधानसभा भंग है तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। एक बात याद रखना है, सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन विधानसभा भंग हो जाएगी तो कैसे अध्यादेश जारी कर? तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी अवधि कितनी है? जो अध्यादेश जारी करता है वो 42 दिन, 42 दिन यानी 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह में पारित हो सकता है, 6 सप्ताह में पारित हो सकता है, याद रखना है। अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह। अधिकतम अवधि कितनी है इसकी? 6 माह। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अधिकतम अवधि कितनी है? तो यह एक अस्थायी कानून होता है। जब संसद का सत्र ही नहीं चलते रहता तो राज्यपाल जारी करता है। वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। बहुत आसान है, याद रखना। देखो 123 में यहाँ 1 को बीच में लाना है, 213 हो जाता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के अनुसार और राज्यपाल राज्य में 213 के अनुसार। तो दोनों में से कोई भी अनुच्छेद आ सकता है, दोनों याद रखना है।
तो अध्यादेश समझ में आया, एक कानून होता है जब संसद का सत्र ही नहीं, देखो कानून बनाने का अधिकार किसको है, कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र में संसद को है और राज्य में विधानमंडल को है, विधानमंडल को है। तो विधानमंडल में अपने यहाँ तो केवल विधानसभा है और कई जगह विधान परिषद भी रहता है, तो विधानसभा है। तो विधानसभा का जब सत्र ही नहीं चल रहा हो तो यहाँ शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल कि राज्यपाल कानून बना सकता है। और उसकी अवधि कितनी रखी गई है, अधिकतम 6 माह। 6 माह क्यों रह गई, 6 माह बाद तो दूसरा सत्र चालू हो जाएगा, इस कारण 6 माह इसकी अधिकतम अवधि। और न्यूनतम समझ में आ गया 6 सप्ताह या 42 दिन। अध्यादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद याद रखना है। आगे बात करते हैं, विभागीय परमसदात्री समिति इंपॉर्टेंट है। 1969 में समिति के गठन और कार्य चालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने एवं मध्य प्रदेश में भी केंद्र अनुरूप ही समिति का गठन किया गया, विभाग का गठन किया जाता है। इन समितियों के गठन और कार्यकारण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो ये समझ में आया। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं अब, तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में राज्य में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। क्वेश्चन आता है, राज्य में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे, 57 में हुए थे। तत्कालीन चुनाव की सीटों को दोहरा प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। उस समय दोहरा प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, अर्थात एक सीट से 2 विधायक निर्वाचित होते थे। 1957 में पहले आम चुनाव में केवल कितनी सीट थी, 288 सीट थी। तो उस टाइम पे 288 सीट थी। इस चुनाव में भारतीय कांग्रेस को 232 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और अनुसूचित जाति के लिए 43 सीट थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीट थी। 1976 में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 296 हो गई। मध्य प्रदेश विभाजन के बाद जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश के हिस्से में 230 सीट आ गई। 230 सीट आ गई। 230 सीटों में 148 सीट जनरल की है, एससी की 35 है और एसटी की 47 है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। अब देखो एसटी और एससी की तो बिल्कुल याद ही रखना है आपको। एसटी की कितनी है 47 और एससी की कितनी 35, याद रखना है। दोनों की प्लस करके भी पूछी जा सकता है। और राज्य विधानमंडल में एक सदस्य एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं, एंग्लो लिखा हुआ है, शब्द से पता चल रहा है एंग्लो इंडियन, जो अपने यहाँ भारत में अंग्रेजों का शासक था। तो अंग्रेज और भारत, अंग्रेज और भारत का मतलब ये है कि उसके पिता अंग्रेज होना चाहिए। अंग्रेज का मतलब ब्रिटेन के ही होना चाहिए, किसी और देश के नहीं, ब्रिटेन के। और उनकी जो उनकी माँ है वो इंडिया की होना चाहिए, यानी पिता ब्रिटेन के और माँ इंडिया की। उनसे जो औलाद पैदा हुई और अपने भारत में बहुत से एंग्लो इंडियन थे, तो जब संविधान बन रहा था तो उनके लिए भी एक सीट की व्यवस्था की गई है, आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई है, वही होते हैं एंग्लो इंडियन। तो समझ में आ गया। अंगल भारतीय का मतलब है जो जिसके पिता ब्रिटेन के और माता महिला जो है भारत की हो, तो उनसे जो संतान जन्म लेगा और वो भारत में रुकेगा और भारत में रहेगा तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। और उनके लिए एक सीट आरक्षित रखी गई है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 77 में, 80 में और 92-93 में। 77 में, 80 में और 92-93 में। तो जब पहली बार लगा था उस टाइम पे 5वीं विधानसभा चल रही थी। जब दूसरी बार लगा था तो 7वीं, 6वीं और 7वीं विधानसभा चल रही थी। और तीसरी बार लगा था तो 9वीं विधानसभा चल रही थी। तो ये याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। समझ में आया? 5वीं, 6वीं, 7वीं और 9वीं, तो ये पूछी जा सकती है। बात करेंगे अब लोकसभा चुनाव की, तो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव, तो 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में लोकसभा चुनाव हुआ। तो पहला लोकसभा चुनाव भी हुआ था 1957 में। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी थी उस टाइम पे? 27 थी। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटों आरक्षण थी, तो उस टाइम पे 3 सीटें आरक्षण थी। मध्य प्रदेश में हिस्से में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। उन सीटों में से एससी के लिए कितनी है? एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 6, टोटल हो गई 8, तो 10। तो ये याद रखना है, टोटल 29 सीटें हैं। एसटी के लिए कितनी है? 6 और एससी के लिए 4, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड्स। इसमें हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा डिस्कस की है, मध्य प्रदेश में विधानसभा। तो ये एक छोटा लेक्चर था।
और मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के लेक्चर हमने बना के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो धन्यवाद।